आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की, जिसमें आज हम देखेंगे जियोग्राफी चैप्टर को। जियोग्राफी में इसमें पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। अब ये सौर मंडल में पृथ्वी में क्या है कि सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा है, जिसमें से कुछ चमकीले होते तथा कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान है। क्या है ये? बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग दिन प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार बनाती है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार बनाती है। स्थितियों में देखिए, दिखाई पड़ता है कि आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में देखते हैं। पूर्ण चंद्रमा को कब देखते हैं आप? लगभग 1 महीने में देखते हैं। एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसे पूर्णिमा कहा जाता है। ये महीने में एक बार दिखाई देती है पूर्णिमा। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। अब जब आप इसे 15 दिन के बाद देखोगे तो आप इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह नए चंद्रमा की रात्रि, जिसे हम अमावस्या कहते हैं या अमावस्या होती है, ऐसी रात को अगर आसमान जो मतलब ऐसी रात जब होती है जब आसमान साफ होता है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? आपने देखा होगा कि दिन के समय ये सारी चंद्रमा है या बहुत सारे तारे हैं, इन सभी को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? हम इसलिए इनको नहीं देख पाते हैं क्योंकि उस समय हमें दिखाई देता सूर्य उदय हो जाता है सुबह। सूर्य उदय के समय जब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है या बहुत ज्यादा होता है। यह कुछ इस प्रकार से ज्यादा होता है क्योंकि ये पृथ्वी के नजदीक है उन तारों की अपेक्षा। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन यह जो तारा है वह पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक है। सूरज के पास अपनी खुद की ऊर्जा है। अब सवाल ये उठता है कि फिर चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता है? तो चंद्रमा इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये जो चंद्रमा है वो उपग्रह है। ये क्या है? एक ग्रह है। इसका खुद का प्रकाश नहीं होता। ये जो प्रकाशित होता है रात के समय में, हमें इसलिए चमकीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, इसलिए ये हमें चमकीला प्रतीत होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। देखो, रात के समय जो भी चमकीली वस्तु दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो आकार कुछ बड़े आकार के होते हैं और ये गर्म होते हैं। मुख्य रूप से ये गैसों के बने होते हैं। इनके आपस अपनी ऊर्जा प्रकाश होता है। क्या होता है? ये जो खगोलीय पिंड होता है इनके पास अपनी खुद की ऊर्जा एवं प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा
कहते हैं। अब इन खगोलीय पिंड को हम क्या कहेंगे? तारा, जिसे हम स्टार नाम देते हैं। क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। सूरज भी क्या है? एक तारा है। सूरज भी क्या है? ये जो सूरज है वो भी क्या है? एक प्रकार का तारा है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की क्या है? ऊर्जा और प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामान्य ही है, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है। ये जो रात के समय जो हमें तारे दिखाई देते हैं, ये भी एक प्रकार से सूर्य के समान है। कैसे हैं? सूर्य के समान है, लेकिन ये बहुत अधिक क्या है? अधिक दूरी पर है। क्या है ये? अधिक दूरी पर होने के कारण ये हमें ऊष्मा या प्रकाश इनका महसूस नहीं होता है। क्या होता है? प्रकाश हमें महसूस नहीं होता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता होगा। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि ये जो कोई हेलीकॉप्टर है, ये आसमान में उड़ रहा है। क्या है? ये आसमान में उड़ रहा है। तो ये जब आप इसे जमीन से देखोगे तो ये आपको बहुत छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें हम नाम देते हैं नक्षत्र। क्या नाम देते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग वेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। क्या? अर्सा और या बिग वेयर, अर्सा मेजर और बिग वेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। बहुत आसानी से आप पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल जो सप्तऋषि, ये एक प्रकार का 7 तारों का एक समूह होता है जिसे हम सप्तऋषि नाम देते हैं, जिसे आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। यह इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये जो 7 तारों का समूह है, इसे हम नाम देते हैं सप्तऋषि। क्या नाम देते हैं? सप्तऋषि नाम दिया जाता है। इन्हें आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र अजर मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र को दिखाए। क्या करना है? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। क्या होता था? प्राचीन समय में जब लोग दिशा, जैसे आजकल तो क्या होता है, कंपास आने लगा है, लेकिन प्राचीन समय में जब इस कंपास का विकास नहीं हुआ था या उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले क्या था कि जब रात्रि के समय हमें दिशा का पता लगाना है तो हम इन तारों के माध्यम से लगाते थे। किसके माध्यम से लगाते थे? तारों के माध्यम से लगाते थे। इसमें से मुख्य रूप से उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बनता है, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कहाँ रहता है? यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। देखो, बड़ा अच्छा लॉजिक है। हम क्या करते हैं, ये जो सप्तऋषि तारे हैं, इनकी मदद से, ये जो सप्तऋषि तारे हैं, इनकी मदद से हम इस ध्रुव तारे को बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं। और यह जो ध्रुव तारा होता है, इसकी दिशा निर्धारित होती है, ये बदलती नहीं है। क्या नहीं होती है? बदलती नहीं है। बदलती नहीं है। क्या कहने का मतलब है कि इसकी जो दिशा है वो बदलती नहीं है। तो इन सप्तऋषि तारों की मदद से हम बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। सप्तऋषि में ये जो लास्ट के 2 तारे को जब हम देखते हैं, इन दोनों को जब एक 90 डिग्री का कोण बनाकर काटते हैं या एकदम सीधा देखते हैं, तो आपको जो अंत में दिखाई देता है वो ध्रुव तारा होता है।
हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में बताया, जिसे मैंने अभी आपको समझाया। यदि सप्तऋषि मंडल में संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे, क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यदि आप एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जब ये काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो स्टार दिखाई देगा, ये जो चमकता हुआ स्टार दिखाई देगा, वो ध्रुव तारा होगा। क्या होगा? ध्रुव तारा होगा। और ये हमेशा कौन सी दिशा में होगा? ये हमेशा उत्तर की दिशा में होगा। किधर होगा? उत्तर में। तो हम रात्रि के समय इसकी मदद से उत्तर दिशा का बड़े ही आसानी से पता लगा सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में आप अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड और पिंड होते हैं जिनमें अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। जैसे अच्छा उदाहरण है हमारी पृथ्वी। क्या? हमारी पृथ्वी, जिसे हम नाम क्या देते हैं? ऐसे पिंड को ग्रह कह देते हैं। ग्रह अंग्रेजी के कौन से शब्द से लिए गया? प्लेनेट से लिए गया। ये जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट से लिया गया है। प्लेनेट शब्द जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। क्या होता है इसका अर्थ? परिभ्रमण तथा चारों ओर घूमने वाले। तो क्या है? हमारी पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रह है। पृथ्वी इसका एक अच्छा उदाहरण है। जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश या ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य को क्या माना गया है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा माना गया है। ये जो सूर्य है इसे पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा माना गया है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए, सोचिए आप कभी चंद्रमा पर जाते हो और वहां से पृथ्वी को देखते हो रात के समय, तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये भी उसी की भांति दिखाई देती है जैसे हम इस पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं। जब चंद्रमा को देखते हैं तो ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उसी तरह चंद्रमा से हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये चमकती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में मुख्य रूप से 8 ग्रह हैं। देखो, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचार एवं इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये क्या है? एक प्रकार का उपग्रह। किसका है? ये हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी के क्या कर रहा है? चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है साहब। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य और ग्रह है। हमारी जो पृथ्वी, इसके अलावा भी 7 अन्य ग्रह। जैसे मैंने आपको बताया हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनके पास अपना खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। अब अगला आता है हमारा सौरमंडल। ये जो सौरमंडल है ये 8 ग्रहों का एक समूह है एवं इसमें अन्य खगोलीय पिंड, उपग्रह जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर हमारा सौरमंडल का क्या होता है? निर्माण होता है। और इन सभी का जो मुखिया है वो हमारा सूरज है। ठीक है साहब, सूरज है। अगला आता है सूर्य। पहला ग्रह है हमारा सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। पहला पॉइंट नोट करने योग्य है इसमें। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल में केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों का, किसका बना है? ये गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बादल से अपने सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या है? एकमात्र स्रोत है किसके लिए? सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी की लगभग 15
करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। कितने की दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है साहब। अगला आता है हमारा ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह और सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र और मंगल, सॉरी, ये जो हमारा सौर मंडल है इसमें टोटल ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। यह हम देखते हैं हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार, जब हम सूर्य से दूरी के अनुसार हम बात करते हैं तो पहला ग्रह आता है इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इस प्रकार से ये हमारे 8 ग्रह होते हैं। इनको अंग्रेजी में याद रखने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी ने ट्रिक दी है।